नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कोरोना क्लासेस एप्लीकेशन पे। और दोस्तों आज आपके लिए जो बीएसटीसी सेकेंड ईयर है उसका आपका ये गणित का यूनिट है। गणित का जो पेपर होगा आपका उसका ये आपका सेकेंड यूनिट है, संख्याएं और संख्या पद्धतियाँ। बहुत अच्छा यूनिट है, तो आप लोग याद रखेंगे। इस यूनिट से आपको मैं कुछ प्रश्न बता रहा हूँ और उसको हल कैसे करते हैं गणित आपको समझ में भी आएगा। और मैं थर्ड ग्रेड के लिए भी आपको गणित की क्लास चलाऊंगा, चिंता नहीं करना है। इसी चैनल पे आपको गणित की क्लास है थर्ड ग्रेड के लिए भी लगेंगी जैसे ही तुम्हारा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले आप यही काम करें। और अब देखिए आप लोगों को प्रश्न कौन कौन से पढ़ने हैं और गणित को हल कैसे किया जाएगा वो तरीका भी मैं आपको, सवाल भी उस तरीके के बताऊंगा कि आप लोग आसानी से हल कर पाओगे, समझ में आएगा गणित अच्छे तरीके से। तो देखिए सबसे पहले छोटे प्रश्न अगर पूछे जाएं तो देखिए आप लोग, शब्दों में किसी भी संख्या को अगर अंकों में लिख दिया जाए तो वो संख्या लेखन कहलाता है। क्या कहलाएगा? संख्या लेखन। किसी समस्या को चरणबद्ध तरीके से हल करने की क्रिया को क्या कहेंगे भैया? उसको बोलेंगे एल्गोरिथम। क्या बोलेंगे? एल्गोरिथम कहा जाएगा। किसी भी संख्या है, किसी समस्या को अगर हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं तो जो प्रोसेस हमारा कहलाएगा वो प्रोसेस कहलाता है हमारा एल्गोरिथम, ठीक है। ऑप्शन हो गया सी। अगला प्रश्न, अब देखिए हमारे गणित का पेपर है तो गणित के सवाल तो श्योर आएंगे ही। तो देखो छोटे छोटे सवाल है, जनरली आप लोग चिंता मत कीजिए, गणित समझ में आएगा। निम्नलिखित में से ऋणात्मक संख्या कौन सी है? तो ऋणात्मक संख्या वो होती है जिसके आगे माइनस का चिन्ह होता है। तो देखिए -5 है इसमें ऋणात्मक, लेकिन ये क्यों नहीं है भैया? इसलिए नहीं है कि देखो आप लोग, आगे भी माइनस है फिर अंदर भी माइनस है, और माइनस इंटू माइनस अगर हम गुना करते हैं दैट इज क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। इसलिए ये नहीं होगा, ज़ीरो तो हमारा है ही नहीं, और ऋणात्मक बनेगा 5। आ गया समझ में? अगला प्रश्न है, देखिए निम्न में से किस प्रणाली को दाशमिक प्रणाली यानी डेसिमल सिस्टम के नाम से जाना जाता है? तो हमारी जो इंडियन सिस्टम है यानी भारतीय जो पद्धति है उसको हम दाशमिक प्रणाली के नाम से जानते हैं। ऑप्शन हो गया बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। चलिए यहाँ पर अगर ये सवाल पूछा जाए कि किसी भी धनात्मक संख्या में से या फिर कोई धनात्मक संख्या जोड़ी जाए या घटाया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आपको एक समीकरण दिया गया है कि n प्लस माइनस एन। तो यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को समझना है कि प्लस और इधर माइनस, तो दोनों चिन्ह अलग अलग हैं। यहाँ पे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो गुणा का चिन्ह समझिए आज को, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर n में से क्या घट रहा है? माइनस का n जोड़ा जा रहा है। माइनस का n, इसका मतलब माइनस का n, आंसर क्या आएगा? 0 आ गया भाई। क्या आ गया? 0 आ गया। यहाँ पर समझ जा रहा है आपको? जब ब्रैकेट में एक चिन्ह अंदर हो और एक ब्रैकेट के बाहर हो, ठीक है ना, तो आपको मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ। अगर प्लस और प्लस हो तो आंसर क्या बनेगा? प्लस बनेगा, ठीक है। अगर माइनस बाहर हो और माइनस अंदर हो, ठीक है, तो क्या बनेगा? फिर भी प्लस बनेगा। अगर आपके विपरीत चिन्ह हो, बाहर प्लस माइनस हो या फिर अंदर प्लस माइनस हो, तो आपका आंसर क्या आएगा? माइनस में आएगा। ऐसे ही यहाँ पर हुआ है, विपरीत चिन्ह है भैया ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर, इसलिए माइनस का n बन गया और प्लस का n, दोनों घटेंगे, आंसर आएगा 0। इतना समझ में आ गया? तो देखिए एक घनाकार टंकी का आयतन 1331 लीटर है, तो उस टंकी की भुजा ज्ञात करनी है। कहने का मतलब ये हो गया कि टंकी कैसी है? घनाकार है। और भुजा ज्ञात करने के लिए रूट क्या लगाएंगे? बताओ भाई, रूट क्या लगाएंगे? ये वाला हो जाएगा √3 इंटू आयतन। इसका मतलब आयतन का क्या करना पड़ेगा हमको? वर्गमूल लेना घनमूल लेना पड़ेगा, सॉरी घनमूल आपको निकालना है। तो 1331 का घनमूल कैसे निकालेंगे भैया? ये आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से आप लोग निकाल लीजिए, ठीक है, और 3 3 के जोड़े बना लीजिए, तो आंसर आएगा आपका 110 सेंटीमीटर, ठीक है। उसकी भुजा क्या हो जाएगी? देखो 110 का अगर हम घन करेंगे ना तो इतना ही आएगा 1331, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोग।
आगे मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा आगे चलिए। ये पे परिमेय शब्द की उत्पत्ति पद अनुपात से हुई, अतः 5:9 को कैसे लिखा जाएगा? अगर हम किसी भी अनुपात को परिमेय संख्या की फॉर्मेट में लिखते हैं तो भैया वो अनुपात है ना अपना 5:9 बन जाता है। ये बन जाएगा, अनुपात हमेशा बटे के रूप में आता है, ये अनुपात ही है बटे में जो हम लिखते हैं, ठीक है। यानी 9 में से 5वां भाग, 9 में से 5वां भाग है, दैट इज 5/9 बनेगा, ठीक है। अब देखिए आप लोग थोड़ा सा इधर आइए, प्राकृतिक संख्याओं का उदाहरण। तो याद रखें प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल एन से लिखते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती है। कहाँ तक चलती हैं? अनंत तक। अगर इसमें हम क्या जोड़ दें, ज़ीरो को और शामिल कर लें, ज़ीरो को अगर हम और शामिल कर ले हैं तो वो क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्या बन जाती हैं, ठीक है। अगर माइनस वाली संख्याएं भी शामिल हो जाती हैं हमारी, ठीक है ना। तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अगर इसमें माइनस वाली संख्या को भी शामिल कर दिया जाए तो वो संख्या क्या कहलाती है, ठीक है। और एक होती है हमारी विषम संख्याएं। विषम का मतलब 1, 3, 5, 7, यानी जो ऊना संख्या होती है, ठीक है, वो होती है हमारी सब विषम। और सम तो आप लोग जानते हो, 2, 4, 6, 8, 10। आगे हम बात करते हैं, देखिए निम्न में से परिमेय संख्या नहीं है, तो इनमें से परिमेय संख्या कौन सी नहीं है? तो एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा आइए। तो परिमेय संख्या अगर नहीं है ना, उसकी बात की गई है। तो देखिए परिमेय संख्या कहते हैं किसको है? जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, वो परिमेय है। लेकिन Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन होती है हमारी परिमेय संख्याओं की। तो इसमें से 5/7 भी परिमेय है, -3/8 भी परिमेय है, और √9, भैया √9 का तो वर्गमूल निकल सकता है ना, कितना आएगा? कितना आएगा? 3 आएगा ना, इसलिए ये भी परिमेय है, ठीक है ना। अब ये परिमेय है, कोई भी अंक, अब 3 आंसर आया तो इसको 3/1 भी लिख सकता हूँ ना मैं इसको, तो ये हो गया अपना परिमेय। लेकिन इसको देखो आप लोग, इसको देखो, √2 हमारी परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि √2 का कोई भी वर्गमूल नहीं आ रहा भाई। तो परिभाषा निकल के आई, परिमेय संख्या किससे कहते हैं? कि ऐसी संख्याएं जिनको P/Q पे रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, पहली एक विशेषता। दूसरी है कि ऐसी संख्याएं जो हमारी रूट के अंतर होती हैं लेकिन उनका वर्गमूल नहीं आ सकता, वो संख्याएं क्या होती हैं? सब अपरिमेय होती है। यानी रूट के अंदर तो है लेकिन उनका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हम, तो वो सब क्या है? हमारी अपरिमेय है। चलिए अब ऐसे ही इसमें आएगा 3, भैया 3 भी तो क्या है? अपरिमेय संख्या है ना। बाकी सब ये क्या है? परिमेय है। आया समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए। अब ऐसे ही सवाल नॉर्मली पूछे जाते हैं। देखिए इसमें देखेंगे आप लोग, यहाँ पर सबके सब विषम संख्या है, 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पे nवें पद का मान क्या होगा? तो ये सूत्र याद रखना, अगर सम संख्याओं के लिए पूछा जाए ना तो 2n+1 होता है। कितना होता है? 2n+1 होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर विषम संख्याओं के लिए पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? बताओ जल्दी से, क्या होगा? 2n² होता है, ये विषम संख्याओं के लिए, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। अब बताओ इसमें से परिमेय संख्या कौन सी है? तो यही तो है परिमेय संख्या, 0 तो है ही नहीं। अब देखो पाई, एक चीज़ आपको याद रखना, पाई और ई ये एल्गोरिथम मान है, ठीक है ना। ये पाई का मान जो है ना साथियों 22/7 होता है, ठीक है। और ये 22/7 कभी भी, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 22/7 कभी भी परिमेय नहीं हो सकता। उसका मान आपको पता है, क्योंकि बार आ जाता है 3.14 आप लोग लिखते हैं ना, ये 3.14 तो है, लेकिन 3.14 के बाद भी आपको कुछ इस तरीके से संख्या लगातार आएंगी, फिर दोबारा रिपीट हो जाएंगी। तो इसलिए 22/7 क्या नहीं है? परिमेय नहीं है, ये भी एक है परिमेय। लेकिन अगर आपसे केवल इतना दे दिया जाए कि 3.14 क्या है, तो ये हमारी परिमेय है। लेकिन 22/7 और पाई ये परिमेय नहीं है, ये दोनों अपरिमेय है ना। और √7 का भी मान हम नहीं निकाल सकते, वर्गमूल इसका भी नहीं आ सकता, तो ये भी क्या है? अपरिमेय है। ये सब के सब क्या है? अपरिमेय है, सब
ये हमारी जीरो प्राकृत है ही। यहाँ पर क्या आएगा, सॉरी क्या आएगा, ये जीरो हमारी पूर्ण संख्या है और 3/5 हमारी क्या है, परिमेय है। देखो गणित आप लोगों को समझ में आएगा बहुत अच्छे से, आप लोग चिंता मत कीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको हल कैसे करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में ए का मान -2 और बी का मान -3 अगर हम रखते हैं तो कुल मान क्या होगा। चलो इसको हल करना कैसे करेंगे। देखो ए का मान -2 रखा इस समीकरण के अंदर, ए का मान -2 का स्क्वायर -2 गुणा ए का मान फिर -2 गुणा बी का मान -3, बी का मान -3 गुणा सॉरी प्लस आएगा और फिर -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, ये कर दीजिए भाई। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये करना है सॉल्व, तो प्लस का 4 बना, क्या बना 4 माइनस, ये माइनस प्लस हो गया, ये अपना क्या है माइनस में, दैट इज माइनस में आंसर आएगा। कितना आएगा 2 3 6, 6 दूनी 12 माइनस के, फिर कितना आएगा प्लस का 3 3 9। बताओ कितना आंसर आया, प्लस का 9 और 4 13 हो गए, 13 में से 12 घटाएंगे भैया, कितना आंसर आएगा प्लस का 1। आंसर क्या हो गया प्लस का 1। इस तरीके से आपको इसको हल करना है। ऐसे सवाल आपसे अगर पूछे जाएं तो चिंता नहीं करना बिल्कुल भी। देखो ये अगर इसकी संख्या अगर देखो अगर रूट में कोई भी संख्या है और नेगेटिव में है, रूट के अंदर कोई भी संख्या अगर नेगेटिव में है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √3 आयोटा। दैट इज आयोटा जो है साथियों, आप लोग 11th 12th में पढ़ के आए होंगे, दैट इज एक इमेजनरी क्वांटिटी है। कैसी, एक काल्पनिक संख्या है। इमेजनरी नंबर होते हैं, दो प्रकार की संख्या होती है हमारी, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याएं अगर आपको कहीं भी रूट में माइनस का चिन्ह दिख जाए, आप लोग समझ जाना वो इमेजनरी नंबर है, और ऐसी संख्याओं को हम हमेशा माइनस के चिन्ह की जगह आयोटा लगा देंगे। ये आप लोग 11th 12th में पढ़ के आए होंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। अगला प्रश्न है हमारा कि एल्गोरिथम किसे कहते हैं। देखो गणित में आपको रेट के लिए जब पढ़ाऊंगा ना तो बहुत अच्छे से शानदार समझ में आएगा, टेंशन ही नहीं होना, क्योंकि मैं खुद एक मैथ साइंस से हूँ इसलिए। तो एल्गोरिथम किसे कहते हैं, किसी समस्या को चरणबद्ध तरीके से हल करने की जो प्रक्रिया है वो एल्गोरिथम कहलाती है। किसी विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए कई एल्गोरिथम हो सकते हैं, जैसे भाई जैसे जोड़ करते समय संख्याओं के लिए रेखाएं खींचना और उन पर फिर सभी को गिनने की तकनीक, ये सब क्या है, ये जो हम तरीके इस्तेमाल करते हैं सब एल्गोरिथम के तरीके हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय पद्धति को हिंदू अरबिक प्रणाली क्यों कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि अरब के लोग इस प्रणाली को भारत से यूरोप में लेके गए, भारत से यूरोप में लेकर के गए, अन्यथा यह हजारों वर्ष पहले भारत के हिंदुओं में ही प्रयोग की जाती थी। इस प्रणाली के लिए इसका आधार क्या माना जाता है, 10 माना जाता है, ठीक है ना, इसलिए ये हिंदू अरबिक प्रणाली कही जाती है। अब आते हैं हमारा प्रश्न है अच्छा वाला कि योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालेंगे। देखो एक चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, योगात्मक प्रतिलोम अगर आपसे पूछा जाए, योगात्मक अगर प्रतिलोम आपसे पूछा जाए तो भैया किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि मान के चलते हो हमारी संख्या कोई ए है और अगर इसका पूछा जाए योगात्मक प्रतिलोम तो हमेशा उसी संख्या का नेगेटिव बना दो, क्या बन जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम बन जाएगा। योगात्मक प्रतिलोम हमेशा किसी भी संख्या का नकारात्मक होता है, ठीक है। जैसे हमसे पूछा जाए कि 5/7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, -5/7। समझ में आ गया। तो योगात्मक प्रतिलोम हमेशा उसी संख्या का नेगेटिव होता है। लेकिन एक होता है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम अगर पूछा जाए तो उस संख्या का व्युत्क्रम होता है। जैसे हमारे पास कोई संख्या ए है, अगर हमको इसका क्या निकालना है गुणात्मक प्रतिलोम, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है ना, 1 मान लिया, तो अब इसको हम कर देंगे उल्टा, a/a को क्या लिख सकते हैं हम, 1/a लिख सकते हैं। इसलिए a का क्या बनेगा गुणात्मक प्रतिलोम भैया, बताओ 1/a बनेगा। अब यही चीज़ अगर आपसे कोई संख्या में पूछी जाए कि 3/5 हमारा कोई परिमेय संख्या है और इसका हमको गुणात्मक प्रतिलोम लगाना है, निकालना है, तो उल्टा कर दो, अंश हर को बना दो और हर को अंश बना दो, आंसर क्या आएगा 5/9। अगर हमसे पूछा जाए 3/5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आंसर आएगा 3/5।
देखो एक ही उदाहरण से आप दोनों समझ लेना, ये तो होता है योगात्मक प्रतिलोम और ये होता है 5/3 है ये, और ये हो गया अपना गुणात्मक प्रतिलोम। तो दोनों को अच्छे से याद करना कंप्लीटली। ऐसे ही आपको 5/7 का योज और गुणात्मक प्रतिलोम, तो देखो 5/7 का योजात्मक या योगात्मक पूछा जाए एक ही बात है। तो 5/7 का योगात्मक तो क्या बनेगा, -5/7। समझ में आ गया होगा। और अगर हमको इसी का क्या निकालना है, गुणात्मक निकालना है, तो 7/5 बनेगा। आ गया समझ में। इस तरीके से योगात्मक प्रतिलोम हमेशा ऋणात्मक होता है, जबकि गुणात्मक प्रतिलोम उसका व्युत्क्रम होता है। ठीक है, चलिए ये 1 नंबर तो तुम्हारा पक्का हो गया। ठीक है, अब देखो एक आता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम होता क्या है, समझिए आप लोग। क्रम विनिमय, अगर मान के चलते हो कोई भी दो संख्याएं हैं, ठीक है, दो परिमेय संख्याओं का योग करें चाहे गुणा करें, अगर उनके परिवर्तन करने से परिणाम में कोई अंतर नहीं आए, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, योगात्मक या गुणात्मक विनिमय बन जाता है। तो यहाँ पर मान के चलते हो हमारे पास कोई संख्या है a+b, ठीक है, और इसको हम b+a, ये समीकरण आपको याद रखना है कि भाई 3 और 5 को जोड़ो बराबर 5+3। इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, बताओ इनके दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं, 8 आंसर आ गया ना। तो बताओ इसके परिणाम में कोई अंतर पड़ा है क्या, यही तो है हमारा योग क्रम विनिमय नियम। अगर गुणा की बात कर लो कि भाई 5 × 3 कर लो, चाहे 3 × 5 कर लो, बताओ पक्ष तो दोनों बराबर है ना, आंसर हमारा 15 ही तो आया है। तो यही ही तो है हमारा क्या, गुणन क्रम विनिमय नियम। तो ये 2 प्रकार का होता है, एक योग के लिए होता है और एक गुणन के लिए होता है। आया समझ में। अब आगे हम बात करते हैं। देखो अगर हम किसी भी अपरिमेय संख्या है और उसको हम अगर उसी ही अपरिमेय संख्या से गुणा कर दें तो कोई संख्या क्या बनेगी। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास √3 संख्या है, क्या है, √3 है, और इसको मैं अगर इसी से गुणा कर दूं, ये भी तो हमारी अपरिमेय है, तो आंसर क्या बनेगा, हमेशा परिमेय आएगा। आंसर क्या बनेगा, 3 आएगा। तो ध्यान रखना, अगर किसी भी अपरिमेय संख्या को अगर उसी अपरिमेय संख्या से अगर हम गुणा कर दें, समान दोनों संख्या होनी चाहिए अपरिमेय, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमेशा परिमेय संख्या में आएगा गुरु। आया समझ में। अब आगे हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो मैं इसलिए करा रहा हूँ तरह तरह के सवाल कि आपको समझ में आ जाए। कि मान के चलते हो 2/5 है और दूसरा है हमारा 3/7, इसके बीच में संख्या कौन सी आएगी, इसके मध्य की संख्या अगर आपसे पूछी जाए। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य संख्या निकाली जाए, तो आपको हमेशा करना क्या है, x + y, यानी x हमारी पहली संख्या, y हमारी दूसरी संख्या, बटे कर देंगे 2 और उसको क्या कर देंगे, हल कर लेंगे भाई, सीधी सी बात है। तो पहली संख्या 2/5, ठीक है, 2/5, दूसरी संख्या 3/7, दोनों का क्या लिया हमने, लैसे लिया, 5 का और 7 का लैसे लिया, कितना आ गया, 35 आ गया ना, बताओ आ गया ना 35, कर लो आप लोग, 35 हमारा लैसा आ गया, और बटे में तो चल ही रहा है। तो पहले इसको सॉल्व कर लो, ऊपर वाले को कितना हो गया, कितना आ गया बताओ, मैं थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ आपको। देखिए 2/5 + 3/7, बटे में 2 चल ही रहा है, आ गया, ये बटे में 2 है, ये कितना हो गया, इसका लैस है 35 हो गया ना। ये 5 है, 5 का भाग 35 में दिया, 7 बार और 7 दूनी के 14, अंश से गुना कर देंगे भाग देवर, इसका भाग दिया 35 में 5 बार गया, और 5 × 3 करेंगे 15 आ गया, ठीक है। अब करो इसको हल, करो हल, 14 कितने हो गए, 15 कितने हो गए भैया, 29 बटे आ गया 35, और बटे में नीचे 2 चल रहा है, इस 2 को ले जाएंगे ऊपर, सॉरी नीचे आएगा। देखो एस को ऐसे लिखना है, 29/35, फिर बटे में 2, अब 2 के नीचे कुछ भी नहीं है ना, 1 कर दो इसका व्युत्क्रम कैसे करेंगे, देखिए 29 × 1/35 × 2 आया ना, 29/70, कितना आंसर आ गया, 29/70 आंसर आ गया। बताओ करेक्ट है कि नहीं। ऐसे करना है आपको हल, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट देखिए, अब थोड़े बड़े प्रश्नों की तरफ हम आते हैं, और बड़े प्रश्नों में आपको करना कैसे है,
देखिए एक प्रश्न आपको याद रखना है कि भिन्न और परिमेय संख्याओं में अंतर क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। तो देखिए वे संख्याएं जिनको हम a अपॉन b के रूप में लिखते हैं तो वो सब क्या है, हमारी भिन्न है। लेकिन परिमेय संख्या क्या होती है, उनको हम p बटे q के रूप में लिखते हैं। यहाँ पे आपको एक अंतर और मिल रहा है फिर कि यहाँ पर a का मान हमेशा पूर्णांक संख्याओं में से, पूर्ण संख्याओं में से मिलेगा, जबकि b का मान हमेशा क्या मिलेगा, प्राकृतिक संख्याओं में से मिलेगा। यहाँ पर अंतर मिला कि p बटे q के रूप में तो लिखेंगे है, p हमारा क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन q का मान हमेशा इंटीजर होगा। क्या होगा, इंटीजर, हमेशा प्राकृतिक संख्याओं में से लिया जाएगा, जीरो कभी नहीं होगा, जीरो कभी नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, प्राकृतिक संख्याओं में अगर हमने p बट्टे क्यू लिख रहे हैं, क्यू का मान अगर जीरो कर दिया ना, तो ध्यान रखना आप लोग, हमेशा आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, जो अनिर्धारित है, कभी भी निर्धारित नहीं किया जा सकता। दूसरा है अंतर कि भाई जो हमारी भिन्न है उसको a अपॉन b का अर्थ समझिए। b हमारा क्या है, हर है, और a हमारा क्या है, अंश। कहने का मतलब है कि b में से a के कोई ना कोई भाग है, a क्या है, b का कोई ना कोई भाग है। जबकि परिमेय संख्या में a अपॉन b का अर्थ a यहाँ पर अंश और b क्या है, हर है, शून्य को छोड़ करके भाग करना पड़ रहा है। आया समझ में। तीसरा डिफरेंट है कि भिन्न का मान सदैव शून्य या फिर कोई धनात्मक होगा। भिन्न का मान कुछ भी हो सकता है, सॉरी, भिन्न का मान हमेशा या तो जीरो होगा या कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा। लेकिन परिमेय संख्या जो होती है ना, उसका मान माइनस में भी हो सकता है, उसका मान जीरो भी हो सकता है, उसका मान कोई धनात्मक भी हो सकता है। तो ये विशेष तौर से अंतर याद रखना। परिमेय संख्या ऋणात्मक में भी आ सकती है, लेकिन भिन्न तो भैया या तो जीरो आएगी या धनात्मक आएगी, और ये परिमेय संख्या नेगेटिव में भी चली जाती है। एक अंतर और है कि किसी भी भिन्न का मान संख्या रेखा पर शून्य या शून्य के दाईं ओर रखा जाएगा। क्यों कि आप लोग जानते हो कि भिन्न तो हमेशा शून्य या फिर धनात्मक होगी, तो हमेशा संख्या रेखा पर जीरो के बाद ही तो रखा जाएगा, दाईं तरफ, इसका मतलब जीरो से पॉजिटिव की तरफ। लेकिन परिमेय संख्या जो है वो ऋणात्मक की ओर भी चलती है, तो ये जीरो से दाईं और बाईं दोनों तरफ लेके जा सकती है। तो इस तरीके से आप लोग याद करेंगे। सभी परिमेय संख्याएं कभी भी भिन्न नहीं हो सकती। आ रहा समझ में कि सभी परिमेय संख्या कभी भिन्न नहीं हो सकती, लेकिन सभी भिन्न संख्या परिमेय हो सकती है। क्योंकि परिमेय संख्या तो भैया हमेशा जीरो की तरफ भी तो आंसर दे सकती है कि नहीं दे सकती, इसलिए। लेकिन परिमेय जो अपनी भिन्न है वो तो केवल जीरो या पॉजिटिव मान रखेंगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी भिन्न जो है वो परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन सभी परिमेय संख्या भिन्न कभी नहीं हो सकती। आया समझ में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग। अब आपसे परिमेय संख्याओं के अगर गुणधर्म पूछा जाए ना, तो ये क्वेश्चन आप लोग याद करना, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म अच्छे हैं ये। अगला प्रश्न है हमारा, तुल्य भिन्न कैसे निकालते हैं, तुल्य भिन्न कैसे निकालते हैं। तो देखो एक मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि भाई तुल्य भिन्न निकालने का, तुल्य परिमेय संख्या अगर निकाली अगर आपसे जाए तो वही काम करना है जो आप लोग पिछले सालों से करते आए हैं कि मान के चलतो 1/2 कोई परिमेय संख्या है और इसकी तुल्य भिन्न निकालेंगे, तो पहली तुल्य भिन्न ऐसे, दूसरी तुल्य भिन्न ऐसे, ऐसे करते जाओ गुणा, कितना आ गया 1/2, है ना, करते जाओ फटाफट 2/4। ठीक है, ऐसे ही ऐसे आगे 3/3 से गुना कर देंगे, फिर 4/4 से गुना कर देंगे, उसी भिन्न को आप लोग आराम से निकाल सकते हो। ऐसे ही इसमें देखो -2 और -1 के बीच में कितनी 3 परिमेय संख्या निकालनी है, तो आप लोग इसको सीख लेना। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये प्रश्न आप लोग याद रखें, संख्याओं के विभिन्न प्रकार। तो संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, सबसे पहले आपको याद रखनी है ऋण या अभाज्य संख्याएं। तो एक चीज आपको मैं बता दूं कि भाई एक से बड़ी होनी चाहिए वे सभी संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी भी संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, मतलब स्वयं खुद संख्या से विभाजित हो एक को छोड़ करके। तो आपको क्या याद आया भैया, एक तो कभी भी क्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या अगर पूछी जाए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। ठीक है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और 2 ही एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी है। ये विषम भी है और सम भी है।
तो ये आपको याद रखना है। दूसरा है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या भी क्या होती है, 1 से बड़ी होती है। तो ये कहाँ से होगी चालू, 4 से होगी। ये कहाँ से होगी, 4 से स्टार्ट होगी। आया समझ में। नेक्स्ट है अपना सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्याएं यानी 2 या 2 से अधिक वे संख्या जो एक के अतिरिक्त किसी अन्य उभयनिष्ठ खंड उसके नहीं हो सकते। यानी कि लैसे और जो मैसे होते हैं ना, यानी कि HCF अगर हम किसी संख्या का निकाल लेते हैं ना, तो वो HCF ही क्या कहलाता है, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन आपको किस तरीके से करना है, देखिए सवाल आपको कैसा याद रखना है। देखिए यहाँ पर अब आइए थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं, एक सवाल मैं आपको बता देता हूँ जिसको आपको याद रखना है। वर्गमूल ज्ञात करने की विधि, ये वर्गमूल आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो ये आपको तरीका याद होना चाहिए। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, आप शुरू में पढ़ते आए होंगे कि वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा। तो एक सवाल आपसे वर्गमूल का भी पूछा जा सकता है भाई, ठीक है। वर्गमूल देखो अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं, 2304 का। देखो 2304 का कैसे निकाल रहे हैं, भाग देते जाओ देते जाओ फिर देते जाओ फिर देते जाओ, इस तरीके से करना है ये। तो ये अपनी यूनिट है, आप लोग सब ऐप पर भी आप लोग जा कर के कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ऐप अपना खुराना क्लासेज है, 109 रुपये में आपको सब कुछ दिया जा रहा है वहाँ पर, 20 मॉडल पेपर, उनकी वीडियोज़ प्लस उनका PDF। तो धन्यवाद, सब लोग सब्सक्राइब कर लें और तैयारी को बनाए रखें। धन्यवाद।